स्टूडेंट्स, अब जो है हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट सेकंड जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण से रिलेटेड, तो यूनिट सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हमको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण ये पढ़ना है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमें देखना है। तो अब इसमें जो है सबसे पहले हम समझेंगे कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, और फिर हम उसका समझेंगे कि उसका विश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स होता है कि जब किसी भी व्यापारी के द्वारा अपनी व्यापार की स्थिति को जानने के लिए जो विवरण बनाया जाता है वर्ष के अंत में, वह वित्तीय विवरण होता है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में बनाया जाता है और व्यवसाय की स्थिति को जानने के लिए जो बनाया जाता है वर्ष के अंत में संक्षिप्त विवरण होता है। ठीक है, वो होता है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या क्या बनाते हैं? हम इसमें बनाते हैं व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, और हम बनाते हैं लाभ हानि खाता, लाभ जानने के लिए, और हम बनाते हैं बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। तो वित्तीय विवरण के अंतर्गत जो है किसी भी व्यापार की व्यापारिक स्थिति को जानने के लिए, वर्ष के अंत में कितना लाभ कमाया उसको जानने के लिए हम बनाते हैं व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। तो जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वित्तीय विवरण के उद्देश्य जो है वो आ सकते हैं, इसके लाभ आ सकते हैं, इसकी सीमाएं आ सकती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं आ सकती हैं। अब हम इसकी विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण मीन्स होता है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो किसी व्यापारी के द्वारा बनाए गए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना, मतलब इसका एनालिसिस करना। ठीक है, तो विश्लेषण मीन्स क्या हो गया कि जब व्यापारी के द्वारा बनाए गए वित्तीय विवरण, कौन कौन से? व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, इसका विश्लेषण करना व्यवसाय की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए, वह कहलाता है विश्लेषण। ठीक है, हम एनालिसिस क्यों करते हैं? तो हमारे व्यापार की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है बात कर रहे हैं कि हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो ये जो है एक स्टैटिक पोजीशन को बता रहा है कि 2 लाख रुपए का लाभ हुआ। इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं, किन किन कारणों से व्यापार को लाभ हुआ है, तो ये हमें जो है विश्लेषण से पता लगेगा। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या होता है कि जब किसी भी व्यवसाय के द्वारा बनाए गए वित्तीय विवरण, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठे का बिजनेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उन आंकड़ों को अपने तरीके से उपयोग करके उसका रिजल्ट निकाला जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसे हम कहते हैं विश्लेषण। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करें, विशेषता की बात करें कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की क्या विशेषताएं होती हैं। What is the characteristics of analysis of financial statement? इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहली विशेषता होती है कि यह किस पर आधारित होता है? वित्तीय विवरण पर आधारित होता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आप एनालिसिस कब कर पाओगे? जब आपके पास व्यापार खाता या लाभ हानि खाता या चिट्ठा होगा। ठीक है, फिर दूसरा, यह जो है अनिवार्य नहीं है, यह वैकल्पिक है। मतलब किसी भी संस्था के लिए विश्लेषण करना अनिवार्य नहीं है, वित्तीय विवरण जो है रखना अनिवार्य है। तीसरा, समय की कोई पाबंदी नहीं है,
समय आधारित नहीं। इसका अर्थ है कि इसमें कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि आपको इस समय में ही यह कार्य करना है। ठीक है, फिर यह जो है प्रतिशत या स्थिर अमाउंट के रूप में हो सकता है, स्थिर राशि के रूप में हो सकता है। ठीक है, और हम इसकी क्या विशेषता लिख सकते हैं, यह परिवर्तन को बताता है। वित्तीय विवरण जो है वह परिवर्तन को बताता है। तो परिवर्तन हो सकता है कि एक वर्ष का दूसरे वर्ष में क्या परिवर्तन हुआ, या हो सकता है कि हमारी कैश रोकड़ जो है वो इतनी से इतनी कैसे होगी। तो मद के हिसाब से भी परिवर्तन बता सकता है, आइटम बेस भी, और समय के आधार पर भी परिवर्तन को बताता है। तो ये हो गई इसकी क्या विशेषताएं। अब जो है आपकी बात करूं मैं उद्देश्य, क्यों हम विश्लेषण करते हैं या हम वित्तीय विवरण क्यों बनाते हैं। तो हम विश्लेषण क्यों करते हैं, तो इन दोनों के उद्देश्य या लाभ की बात कर रही हूं। हमेशा ध्यान रखना, उद्देश्य और लाभ के पॉइंट अलग अलग नहीं होते हैं, एक से ही रहते हैं, सिर्फ अंदर डीलिंग जो है आपको चेंज करनी होती है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वित्तीय विवरण के उद्देश्य या लाभ, या वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य या लाभ। क्या होता है, क्यों हम वित्तीय विवरण बनाते हैं, तो लाभ या हानि जानने के लिए। ठीक है, टू नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जानने के लिए। दूसरा, व्यवसाय की अर्जन शक्ति, अर्निंग कैपेसिटी को जानने के लिए, कि व्यवसाय की शक्ति को जानने के लिए कि व्यवसाय की अर्निंग कैपेसिटी क्या रही है। ठीक है, फिर तीसरा जो है हम वित्तीय विवरण और क्यों बनाते हैं, व्यवसाय की स्थिति, मतलब संपत्ति और दायित्व की स्थिति को जानने के लिए। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का अर्थ क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब संपत्ति व दायित्व को जानने के लिए हम बनाते हैं। चौथा हो जाएगा हमारा भविष्य की योजनाओं के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए, भविष्य हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। फिर जो है आप इसमें हम वित्तीय विवरण के उद्देश्य, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे उद्देश्य, जो संस्था का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। छठवां, कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए। तो हम जो है वित्तीय विवरण क्यों बनाते हैं, तो नेचुरली वित्तीय विवरण जो है हम हमारी संस्था की क्या स्थिति रही है, कितना लाभ हुआ है, कितनी संपत्तियां हुई हैं, आर्थिक स्थिति क्या रही है, उसके लिए जो है हम वित्तीय विवरण बनाते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये आपको समझ में आया, वित्तीय विवरण क्या होते हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या होता है, वित्तीय विवरण की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और लाभ क्या होते हैं। अब हम अगला जो बात करेंगे इसमें सीमाएं, लिमिटेशंस, मतलब वित्तीय विवरणों का हमने देखा कि लाभ होते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं इसको उपयोग करने की। तो वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो पहली सीमा जो है इसकी, वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है, नहीं करता, क्योंकि हम वित्तीय विवरणों में पास्ट में हमने जो साल भर में एक्सपेंडिचर किए हैं वो लेते हैं और उसके आधार पर हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा साल भर का रिजल्ट क्या रहा है। तो वर्तमान स्थिति को यह शो नहीं करता है। फिर दूसरा जो है यहाँ पर जो सूचनाएं रहती हैं वो अपर्याप्त सूचनाएं रहती हैं, अपर्याप्त सूचनाएं, क्योंकि वित्तीय विवरण जो है हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से मेंटेन किए जाते हैं, जो हमारे बिजनेस के सिद्धांत होते हैं। अब
हमें यदि एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए और अधिक सूचना चाहिए है तो वो सूचनाएं जो है इसमें सफिशिएंट नहीं होती हैं। तो इस कारण जो है हम बोल सकते हैं कि कहीं गड़बड़ हो जाती है। फिर जो है सूचनाओं की गुणवत्ता, सूचनाओं की गुणवत्ता, सूचनाएं जो है वह लिखी किसके द्वारा जाती है वित्तीय विवरण में, जहां वो वहां का जो अकाउंटेंट है, और यदि एकल व्यापारी है तो उस व्यापारी के द्वारा। तो व्यापारी ने जो सूचना वित्तीय विवरण में लिखी है, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा, उसी के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। तो सूचनाएं जो है उसमें यदि गलत लिखी गई है, किसी प्रकार का धोखा किया गया है, या गलत और सही अमाउंट ज़्यादा लिखा गई है गलती से, या जानबूझकर गलती से जानबूझकर जो है ज़्यादा लिखी गई है, तो यदि वित्तीय विवरण उन आधारों पर बने हैं तो बट ऑब्वियस है कि जब हम उनका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो सूचनाएं जो है वह सही नहीं होंगी, तो हमारा रिजल्ट भी जो है वह क्या होगा, गलत आ सकता है। ठीक है। चौथी परिसीमा है पक्षपाती। चूंकि ये जो बेस होता है इसका वित्तीय विवरण भी होता है, यदि उन सूचनाओं में मतलब व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा बनाने में किसी प्रकार की छेड़खानी की गई है तो हमारा विश्लेषण भी उसी पर आधारित रहेगा, तो वो विश्लेषण भी क्या होगा, गलत हो सकता है। ठीक है। तो ये है हमारी इसकी परिसीमाएं। अब हम जो है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, अब हम इसके प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार का हो सकता है। तो ये जो है आपका 3 आधार पे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण रहता है। प्रकार, टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। दूसरा जो बेसिस है हमारा वो है आपका उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा जो है हमारा कार्यविधि के आधार पर, प्रोसीजर। ठीक है। तो प्रकृति के आधार पर 2 होते हैं ये, बाह्य और आंतरिक। ठीक है। उद्देश्य के आधार पर होता है दीर्घकालीन और अल्पकालीन, और कार्यविधि के आधार पर होता है क्षैतिज, और रहता है लंबवत, मतलब एक्सटर्नल, इंटरनल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हम उसकी डिटेल समझ लें। हम पढ़ रहे हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, उसके टाइप्स। तो प्रकृति के आधार पर एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जब विश्लेषण कंपनी के बाहर के व्यक्तियों के द्वारा करवाया जाए, एनालिसिस जो है कंपनी के बाहर के व्यक्ति, अब बाहर के व्यक्ति कौन होते हैं, विनियोजक, इन्वेस्टर हो सकते हैं जिन्होंने इस कंपनी को ऋण दिया है, गवर्नमेंट हो सकती है, सरकार हो सकती है, फिर कर्मचारी हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं हमारी इनकम टैक्स अधिकारी। तो जब जो है एनालिसिस का कार्य, विश्लेषण का कार्य कंपनी के बाहर के व्यक्तियों द्वारा करवाया जाए तो वो कहलाता है कौन सा टाइप का, बाह्य विश्लेषण। ठीक है। आंतरिक विश्लेषण, जब कंपनी के ऑनर के द्वारा, मालिक के द्वारा, वहां के मैनेजर के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, संचालक के द्वारा जो है विश्लेषण करवाया जाए तो वो कहलाता है आंतरिक विश्लेषण। ठीक है। उद्देश्य के आधार पर, यदि विश्लेषण का हमारा उद्देश्य लॉन्ग टर्म है, मतलब हम विश्लेषण में उसकी ये जानना चाहते हैं शोधन क्षमता कि कंपनी की पेमेंट कैपेसिटी क्या है, या हम जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं क्या, दीर्घकालीन विनियोग करने की क्या स्थिति है। तो इस तरीके से जब हमारे विश्लेषण का उद्देश्य लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है तो हम उसको कहेंगे कि दीर्घकालीन विश्लेषण हो रहा है। और अल्पकालीन,
तो यदि हम जानना चाहते हैं कि चालू संपत्तियों की स्थिति क्या है, चालू दायित्व हमारे क्या है, रोकड़ की क्या स्थिति है जिसमें डे टू डे परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे कि वो कौन से प्रकार का है, अल्पकालीन विश्लेषण किया जा रहा है। क्षैतिज और लंबवत, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइप, क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है कि जब एक ही कंपनी की, ध्यान देना, अलग अलग समय की, अलग अलग वर्ष के वित्तीय विवरण लिए जाएं, वित्तीय विवरण लिए जाएं और उसका एनालिसिस किया जाए तो होता है क्षैतिज। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें मिस्टर रघु की बैलेंस शीट दी हुई है, रघु की, और ये कैश है। तो कैश में मैं उनकी 2019 की, 2020 की, 2021 की इंफॉर्मेशन लूं और इसका जो है मैं एनालिसिस करूं, एक ही कंपनी की अलग अलग समयावधि की रिपोर्ट लूं और उसका यदि मैं विश्लेषण करूं तो वो कौन सी कहलाती है, क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज विश्लेषण कर रही हूं। लंबवत क्या होता है, तो लंबवत होता है कि जब मैं मिस्टर रघु की केवल एक ही वर्ष की मदे लूं, जैसे मैं रोकड़ लूं 2019 की ही लूं और उसी का विश्लेषण करूं। ठीक है, जब किसी कंपनी की एक ही समयावधि की मदों का विश्लेषण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, लंबवत विश्लेषण कहलाता है। और क्षैतिज कौन सा होता है, एक ही कंपनी की जब अलग अलग समयावधि का विश्लेषण किया जाता है तो वो कहलाता है कौन सा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रकार। अब जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो है विश्लेषण करने की मेथड्स, कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो वो विधियां हम समझ लें। तो मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विधियां। पहले हम नाम जान लें। तो पहली होती है आपकी समान तुलनात्मक विवरण पत्र, कंपैरेटिव तुलनात्मक विवरण पत्र। ठीक है, कंपैरेटिव फिर होती है आपकी समान आकार विवरण पत्र, कॉमन साइज। देन फिर आपकी है प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेड एनालिसिस। ठीक है, ट्रेड एनालिसिस। फिर फोर्थ है आपकी यहाँ पर औसत विश्लेषण, औसत आधार पर जब विश्लेषण किया जाए तो एवरेज। और इसके बाद नेक्स्ट है आपकी रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और है आपकी यहां पर कोष प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो मेथड्स हैं आपकी किसकी हैं, एनालिसिस, मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब जो है इसमें हमें इन दोनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो हम देखेंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यूनिट 3 का पार्ट है तो हम उस समय देखेंगे। बाकी ये चीजें जो है आपको थ्योरी में बहुत शॉर्ट में है, इन दोनों के न्यूमेरिकल जो है हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ देख जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम जो है सबसे पहले देखने वाले हैं हमारी विश्लेषण की पहली टेक्निक, तुलनात्मक बैलेंस शीट, मतलब तुलनात्मक चिट्ठा या एनालिसिस में कंपैरेटिव बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी है। समतांश पूंजी शेयर कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स गैर चालू दायित्व, संचय व आर्थिक गैर चालू विनियोग इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन दीर्घकालीन ऋण, चालू संपत्तियां करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज।
और आपको कहा है यहाँ पर कि तुलनात्मक चिट्ठा तैयार कीजिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हम जो है यहाँ पर हमारा फॉर्मेट जो है कि कंपनीज एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनीज किस तरीके से बैलेंस शीट मेंटेन करती है वो फॉर्मेट हम लोग देख चुके हैं। तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ भी बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने को आएगी तो आपको वही फॉर्मेट जो हमने अभी पढ़ा है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो किस तरीके से बनती है, ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तुलनात्मक चिट्ठा। ठीक है, पहला कॉलम हमारा रहेगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम रहेगा प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, नेक्स्ट रहेगा हमारा करंट ईयर, चालू वर्ष, फिर रहेगा एब्सोल्यूट चेंज मतलब राशि में परिवर्तन, और चेंज इन परसेंट, चेंज इन परसेंट प्रतिशत में परिवर्तन। अब ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है तो इसमें हमें पहले लायबिलिटीज लेनी है हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो पहली हेडिंग हमारी क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, समता व दायित्व। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हमारा सबसे पहला पॉइंट रहता है वो कौन सा होता है, शेयर कैपिटल, समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो ले लेंगे हम सबसे पहले। तो कितनी दी हुई है, प्रीवियस ईयर देखिए यहाँ पे 2014 दिया है और 2015 दिया है, तो गत वर्ष कौन सा होगा 2014, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 2015। तो समता अंश पूंजी 25 लाख, 25 लाख, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पहले हम इसको भर लेते हैं फिर इसको फिल करेंगे। सेकेंड नंबर पे हम लेंगे क्या आता है हमारे रिजर्व एंड संचय, रिजर्व तो संचय व आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस, ये हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 लाख और 6 लाख ये लिख लिया हमने। इसके बाद जो है दिया है गैर चालू विनियोग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये जो है एसेट्स है तो हम नीचे लेंगे। फिर दिया है दीर्घकालीन ऋण, तो यहाँ आ जाएगा आपका सेकेंड नंबर की हेडिंग क्या आ जाएगी हमारी, लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण, ये ले लेंगे हम। कितना दिया है हमको 15 लाख और 15 लाख। ठीक है, इसके बाद दिया है चालू संपत्तियां, तो ये हमारी किस में जाएंगी, एसेट साइड जाएंगी। फिर है चालू दायित्व, तो ये हम ले लेंगे यहाँ पर करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। ठीक है, कितने दिए हैं 5 लाख और 5,50,000, ये हमारी क्या हो गई लायबिलिटीज साइड हो गई। ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। फिर हमारा सेकेंड पार्ट क्या होता है, ये टोटल मैंने यहाँ पे अभी छोड़ते हैं, पहले हम लिख ले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब हमारी कौन कौन सी चीजें बची हैं, गैर चालू संपत्तियां बची हैं, विनियोग बचे हैं और चालू संपत्तियां बची हैं। तो एसेट साइड के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा हमारा, गैर चालू संपत्तियां, नॉन करेंट एसेट्स, ये ले लेंगे हम। कितनी है गैर चालू संपत्तियां, 30 लाख और 36 लाख, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, फिर है हमारा विनियोग, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, गैर चालू विनियोग, ये ले लेंगे हम। तो ये कितना दिया है 5 लाख और 5 लाख। इसके बाद जो है करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां, ये ले लेंगे हम। चालू संपत्तियां कितनी है 15 लाख और 10,50,000, ये हमने अभी हमारी इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डाला है। ठीक है, टोटल लगा लेते हैं, तो टोटल हो जाएगा 25, 30, 45, 50, टोटल इक्वल आना चाहिए। तो ये 50 लाख है, चेक कर लेते हैं, 30, 35 और ये हो गया हमारा 50। ठीक है, इधर भी टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25
और 15 40 46 और ये हो जाएगा 46 में 5,50,000 जोड़े तो हो जाएगा आपका 51,50,000। ठीक है, 51,50,000। सेम यहाँ चेक कर लें तो 36 + 10 46, 46 + 5 51,50,000। ये तो हमने सिंपली किया हुआ है। अब हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट तुलनात्मक चिट्ठा बनाना है तो क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या चेंजेस आए हैं वो करना है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। तो देखिए 25 लाख कोई चेंज है क्या, कोई चेंज नहीं है। फिर 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख रुपए जो है वो बढ़ गया है रिजर्व, तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज में क्या करेंगे, 1 लाख रुपए लिख देंगे। 15 लाख और 15 लाख कोई चेंज नहीं है, ठीक है, नील, ये भी नील आएगा। फिर 5 लाख और 5,50,000 चालू दायित्व, यहाँ देखिए ये बढ़ गए हैं 50,000, तो ये जो है मैंने लिखा 50,000 रुपए। ये चीज समझ में आई आपको। अब ये वाला कॉलम कैसे फिल होगा तो उसको समझ लीजिए। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में तुलनात्मक चिट्ठे में क्या फॉर्मूला लगता है, ये परसेंट वाले कॉलम के लिए चेंज मतलब एब्सोल्यूट चेंज जो आपने निकाला है, ये राशि में जो चेंज निकाला है, ठीक है, इनटू 100 अपॉन गत वर्ष की राशि, प्रीवियस ईयर अमाउंट। ये फॉर्मूला जो है आपको लगाना है, ठीक है। तो अब यदि हम इसमें बात करें, यहाँ चेंज है तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 1 लाख इंटू 100 फिक्स है और गत वर्ष की राशि कितनी है, 5 लाख। मतलब हमें यह बताना है कि गत वर्ष से इस वर्ष में कितना प्रतिशत चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है, 20%। आया समझ में आपको। सेम ऐसे ही हमें पूरा कंप्लीट करना है। इसको देख लीजिए एक बार और, चेंज कितना है, 50,000 इंटू 100 करना है और कौन सी अमाउंट लेनी है, गत वर्ष की, तो 5 लाख। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कितना परसेंट, 10%। ठीक है, समझ में आया। सेम ऐसे ही जो है हमें किस साइड में करना है, एसेट साइड में भी हमें इसी तरीके से करना है। देखिए ये 1,50,000 का चेंज है। अब देखिए इधर 30 लाख है, इधर 36 लाख हो गया, मतलब बढ़ गई है, तो हम यहाँ 6 लाख रुपए लिखेंगे। प्रतिशत कैसे निकालना है, वही 6 लाख इंटू 100 और गत वर्ष की राशि कितनी है, 30 लाख। ये करा हमने, तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा ये, 20%। ठीक है, ऐसे ही जो है नेक्स्ट 5 लाख कोई चेंज नहीं है, नील कर देंगे। और इधर जो है देखिए 15 लाख है और इधर है 10,50,000, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें यहाँ पे माइनस में लिखना होगा। तो माइनस के लिए हम साइन नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, नेट अमाउंट देखिए यहाँ भी 1.5 लाख है, यहाँ भी 1.5 लाख है। अब जो है इसका परसेंट निकाल लें तो क्या लेंगे, 4,50,000 इंटू 100 और अपॉन में 15 लाख। ठीक है, तो 3 0 3 0 2 0 2 0, यह जाएगा आपका 30%। ठीक है, तो ये हमारा चेंजेस आए हैं, कितना परसेंट चेंज हुआ। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, हाँ ये चीज इसमें माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, माइनस बताने का मतलब है कि डिक्रीज हुआ है। 15 लाख था, 10,50,000 है, तो इसका मतलब है कि गत वर्ष की तुलना में हमारा जो है ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो ये जो है हमारा है तुलनात्मक चिट्ठा। यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे ही लाभानी खाता आता है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, तो वह भी कंसेप्ट यही चलेगा। ठीक है, और फॉर्मेट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो रहेगा आपका, सबसे पहले सेल्स ले लेंगे आप, उसमें से जो है सकल लाभ घटा लेंगे, क्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेंगे, और उसमें से फिर सारे एक्सपेंडिचर आप माइनस कर लेंगे, और एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद उसमें से डेप्रिसिएशन और टैक्स जो है वो माइनस कर लेंगे। तो जब यदि आपको आता है तुलनात्मक लाभानी खाता बनाइए,
तो आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बाकी कंडीशन इसी तरीके से रहेगी। अब इसी में हम देखेंगे कौन सा, कॉमन साइज, समान आकार चिट्ठा। यदि आपको क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए कि कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाइए, तो आप किस तरीके से करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। तो फॉर्मेट हमारा बैलेंस शीट का यही चलेगा, सिर्फ हमारे कॉलम जो है वो चेंज होंगे। ये फॉर्मेट मैंने एज इट इज रहने दिया है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में परसेंटेज ही निकाले जाते हैं, लेकिन उसका तरीका जो है वो चेंज होता है। ऊपर हम लिख लें कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है, समान आकार चिट्ठा, वही 4 कॉलम रहेंगे लेकिन नाम अलग। यहाँ रहेगा हमारा 2014, यहाँ पे रहेगा प्रतिशत, यहाँ रहेगा 2015 और यहाँ पे रहेगा प्रतिशत, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज में रहेगा। तो 2014 की मैं अमाउंट डाल लेती हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दी हुई है 25 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं 5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन दिए हैं 15 लाख और करंट लाइबिलिटीज दी है 5 लाख। मैं आपको एक ही वर्ष का बता रही हूँ, सेकेंड ईयर का आप खुद से करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 50 लाख, ठीक है। ऐसे ही हम एसेट साइड लिख लें, तो एसेट्स हमारी दी हुई है 30 लाख, फिर इन्वेस्टमेंट दिए हैं 5 लाख और सब एसेट्स दिए हैं 15 लाख। ये भी हमारा क्या आएगा, 50 लाख, ठीक है। अब इसमें जो परसेंट निकालने का जो पैटर्न है वो कैसा है, कॉमन साइज है, तो इसमें जो है क्या लेंगे, व्यक्तिगत आइटम, इंडिविजुअली हम सारे आइटम ले लेंगे इंटू 100 और अपॉन में टोटल, ठीक है। जैसे कि समता अंश पूंजी का परसेंट निकालना है आपको, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इंडिविजुअल आइटम मैंने लिया है 25 लाख इंटू 100 और अपॉन में मैं रखूंगी इसका टोटल 50 लाख रुपए। सिंपली टोटल के साथ परसेंट निकालना है हमको। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 2 2 हो जाएगा हमारा कितना, 50%। आया समझ में, परसेंट हमने ऊपर लिख दिया, जरूरत नहीं है। फिर ऐसा ही जो है हम इसका इसके साथ परसेंट निकालेंगे, इसका इसके साथ निकालेंगे, इसका इसके साथ निकालेंगे। ऐसे ही सेम हम एसेट साइड करेंगे, इसका इसके साथ। तो देखिए 50 लाख का 5 लाख दिया है, मतलब कितना परसेंट, 10%। ऐसा ही जो है 15 लाख दिया है, तो 15 लाख है तो 15 लाख इंटू 100 अपॉन 50 लाख, मतलब हर उसमें जो है आपको टोटल रखना है, 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 30%, और ये जो है फिर से आ गया आपका 10%। टोटल कितना आना चाहिए, ये 100। ये परसेंट हमेशा 100 ही आएगा, यदि 100 नहीं आ रहा है तो आप चेक कर लीजिए। सेम जो है हम इनके साथ निकालेंगे। तो ये हमारा 15% हमने अभी निकाला था, तो 30% आया था, ये 10% है, और इसको चेक कर लेंगे तो 30 लाख इंटू 100 अपॉन में 50 लाख, ठीक है। 3 0 3 0 2 0, तो ये कितना आ जाएगा, 60%। ये देखिए टोटल 100। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने में हमें क्या करना है, सिर्फ टोटल लगाना है, टोटल के साथ सभी का परसेंट निकालना है। सेम ऐसे 2015 के फिगर आप भरेंगे और 2015 के टोटल के साथ उसके इंडिविजुअल आइटम का परसेंट निकालेंगे। तो ये होती है आपकी कौन सी, समान आकार चिट्ठा, कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसमें ही यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो सेम पैटर्न रहेगा कि उसका उसमें हमेशा परसेंट जो है वो किसके साथ निकालते हैं, सेल्स के साथ, ठीक है। जैसे इसमें अपॉन में हम टोटल रखते हैं, यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है तो उसमें हमेशा हम टोटल के साथ कौन सा टोटल रखेंगे, सेल्स का, ठीक है। तो ये होती है हमारी कौन कौन सी, कॉमन साइज और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक। स्टूडेंट्स, अब जो है हम यूनिट सेकेंड में हमारा जो मेन न्यूमेरिकल टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस, उसका रिवीजन कर लेते हैं। रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के टूल्स हैं ये। तो रेशियो एनालिसिस,
अनुपात विश्लेषण। तो इसके रिवीजन के लिए हम जो है सबसे पहला हम देख लेते हैं ये जो अनुपात विश्लेषण है, इसके फॉर्मूले में तरलता के आधार पर फॉर्मूले का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, विभाजन किया है। तो तरलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी के आधार पर एनालिसिस अलग होता है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता के आधार पर। और तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, क्रियाशीलता के आधार पर। अब इसमें एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं तो वो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो तरलता के आधार पर मोस्ट आईएमपी है इसमें। तो पहला जो है आपका इसमें कौन सा है, चालू अनुपात, करंट रेशियो। ठीक है, चालू अनुपात ये आइडियली होता है 2:1। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान रखना। चालू अनुपात का जो है आइडियल आदर्श अनुपात क्या है, 2:1। मतलब हमेशा चालू संपत्तियां चालू दायित्व से डबल होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। ठीक है, अब हम बात करें इसी का सेकंड, वो कौन सा है, तरल अनुपात, लिक्विड रेशियो। इसका एक और नाम है यहाँ पे क्विक रेशियो, शीघ्र अनुपात। और एक और नाम है इसका एसिड टेस्ट रेशियो, अम्लता परीक्षण अनुपात। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, बहुत आईएमपी है। इसका आइडियल रेशियो है 1:1। ठीक है, तो ये जो है आपको 1:1 याद रखना है। तरल अनुपात लिक्विड रेशियो का आदर्श ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है चालू संपत्ति, इसमें से यदि हम स्टॉक और क्या घटा दें, पूर्वदत्त व्यय, और अपॉन में रख दें, क्या रख दें, चालू दायित्व। तो ये हमारा क्या आ जाता है, तरल अनुपात। अब ये आप नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूले को। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देती हूँ कि मान लीजिए सबसे सिंपल कंसेप्ट है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया चालू संपत्तियां दे दी यहाँ पर 2 लाख रुपए, और चल दायित्व आपको दे दिए करंट लायबिलिटीज, वो कितनी दे दी यहाँ पर 50,000, और आपसे कह रहे हैं कि करंट रेशियो निकालिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे हम, 4:1। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हुआ। ऐसे लिक्विड रेशियो में आपको क्या करना है, करंट एसेट से यदि साथ में मैं यहाँ पर स्टॉक दे दूं कि स्टॉक जो है वो 70,000 रुपए है, तो लिक्विड रेशियो निकालिए। तो लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात का फॉर्मूला क्या है, चल संपत्ति में से यदि मैं स्टॉक घटा दूं तो 2 लाख माइनस 70,000, और अपॉन में मुझे क्या रखना है, चल दायित्व ही। तो ये हो जाएगा 1,30,000 और अपॉन में 50,000। ठीक है, ये कर लिया। तो 13:5 और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको कभी कभी संपत्तियों के नाम दे दे कि भूमि इतनी है, भवन इतना है, ख्याति इतनी है, प्लांट इतना है, रोकड़ इतनी है, प्राप्य बिल इतने हैं, ऐसी लायबिलिटीज में वो नंबर ऑफ लायबिलिटीज दे दे। तो आपको उसमें से फिर करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है, वो छाट कर आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो ये होता है तरलता के आधार पर आपके 2 फॉर्मूले। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभी इसमें ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि आपको ये दे दिया कि चालू अनुपात कितना है, 4:1 है। तो आप, और इसमें चल दायित्व की राशि दे दी उन्होंने कि करंट लायबिलिटीज जो है 2 लाख रुपए है। तो आप करंट एसेट्स निकालिए। तो कैसे करेंगे आप, तब भी फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, इसी में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम जो वैल्यू नहीं पता है हमें वो हम निकाल लेंगे। तो
तो दो तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दोनों की प्रैक्टिस जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा तरलता के आधार पर। अब जो है हम क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे लाभदायकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसके आधार पर जो है हमारे नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं। पहला सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ अनुपात, इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ गुणित 100 बटे नेट सेल्स, ठीक है, शुद्ध विक्रय। दूसरा जो है आपका शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, शुद्ध लाभ, नोट करते चलिए आप लोग, शुद्ध लाभ गुणित 100 बटे शुद्ध विक्रय, नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। तीसरा जो है आपका संचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, संचालन लाभ अनुपात, क्या फॉर्मूला होगा, संचालन लाभ इंटू 100 अपॉन में नेट सेल्स, शुद्ध विक्रय, ठीक है। और चौथा है इसमें जो होता है वो है आपका संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। संचालन लाभ वर्ड नहीं है इसमें, ध्यान देना। इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब माल, बेचे गए माल की लागत प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। हिंदी में हम लिख लें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब बेचे गए माल की लागत प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब संचालन से संबंधित व्यय, जैसे कि कार्यालय व्यय, विक्रय व्यय, इंटू 100 और अपॉन में तो शुद्ध विक्रय। तो आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर लाभदायकता के आधार पर जितने भी फॉर्मूले हैं सबके अपॉन में हमने क्या रखा है, नेट सेल्स। और ठीक है, तो फॉर्मूले याद करने की चीजें हैं ये कि जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर यदि आपको फॉर्मूले आते हैं, कोई क्वेश्चन आता है, तो सबके अपॉन में शुद्ध विक्रय है और ऊपर क्या लिखा है हमने, सबके मल्टीप्लिकेशन में गुणे में जो है 100 है क्योंकि परसेंट में निकलेगा, और इनटू में जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। यदि सकल लाभ अनुपात है तो सकल लाभ गुणे में रखना है, शुद्ध लाभ है तो शुद्ध लाभ को गुणे में रखना है। तो ऐसा ही जो है हमको, तो ये फॉर्मूले याद करने का तरीका। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपको सिंपल ही दिया जा सकता है कि सेल्स दे दी, विक्रय आपको दे दिया मान लीजिए 5 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, सकल लाभ दे दिया उन्होंने 2 लाख रुपए, और कहा कि आप जो है सकल लाभ अनुपात निकालिए। तो क्या करेंगे हम, सिंपली सकल लाभ गुणित 100 बटे शुद्ध विक्रय। तो ये हो जाएगा हमारा कितना परसेंट, 40%, सबसे सिंपल, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहली चीज आप ध्यान रखना, नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, शुद्ध विक्रय का अर्थ होता है कि कुल विक्रय में से हम विक्रय वापसी घटा दें, ठीक है, ये ध्यान रखना पहली चीज। तो कुल विक्रय में से यदि हम विक्रय वापसी घटा दें, यदि दी हो तो, नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम जाएगी कि कभी कभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये जो चीजें हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट या तो आपको ऐसा दिया रहेगा, या फिर जो है सकल लाभ का एक फॉर्मूला जो है आप और याद रख लीजिए, वो क्या है, शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत, ठीक है। इस तरीके से आप सकल लाभ निकाल सकते हैं। ऐसे आपको सकल लाभ दिया है, शुद्ध लाभ नहीं दिया है, तो सकल लाभ दिया है उसमें आपको साथ में एक्सपेंडिचर दिए रहेंगे, खर्चे दिए रहेंगे, तो वो यदि एक्सपेंडिचर आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो शुद्ध लाभ आ जाएगा। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जो है आपको संचालन लाभ का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूं कि शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट लिया, उसमें यदि मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देती हूं, गैर संचालन व्यय और
माइनस कर देती हूं गैर संचालन आय, तो क्या आ जाता है हमारा संचालन लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सब फॉर्मूले बेस्ड चीजें हैं, आप जितना इसको जो है सॉल्व करेंगे जितने क्वेश्चन, उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो लाभदायकता के आधार पर फॉर्मूले याद करने का तरीका, सबके अपॉन में नेट सेल्स आएगा, शुद्ध विक्रय हमेशा ध्यान रखना, विक्रय माइनस क्या करना है हमको, विक्रय वापसी, और इनटू में जो भी लाभ निकालने को बोला है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाभदायकता के आधार पर सूत्र, फॉर्मूले। अब जो है हम अगला देखेंगे वो है हमारे कौन से, क्रियाशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, आवर्त के आधार पर या क्रियाशीलता के आधार पर भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है आपका क्रियाशीलता के आधार पर, या हम बोलते हैं आवर्त के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। इसमें जो है बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहला है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, अनुपात। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। मतलब बेचे माल की लागत बटे औसत स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है। अब बेचे गए माल की लागत क्वेश्चन में दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो बेचे गए माल की लागत का फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, प्रारंभिक स्कंध प्लस अंतिम स्कंध बटे 2। तो ये होता है हमारा एवरेज स्टॉक का, ये हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ऐसे ही होता है आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात, ये हो सकता है देनदार आवर्त अनुपात। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए अब टर्नओवर रेशियो में आपको याद रखना है, तो जो भी टर्नओवर, जिसका भी टर्नओवर निकाल रहे हैं उसका एवरेज जो है वो नीचे आएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला आप बनाना चाहते हैं तो नीचे क्या लिखेंगे, औसत देनदार। और देनदार कब बनते हैं, तो उधार विक्रय, ठीक है, शुद्ध उधार विक्रय पर। ठीक है, तो टर्नओवर रेशियो जितने भी आएंगे, जैसे हमने बोलूं आपको कि लेनदार आवर्त अनुपात निकालिए, लेनदार आवर्त अनुपात, इसका फॉर्मूला आपको बनाना है। तो ये कौन सा आवर्त है, लेनदार, तो नीचे अपॉन में मैं क्या लिखूंगी, औसत लेनदार, एवरेज क्रेडिटर्स। और लेनदार कब बनते हैं हमारे, जब हम माल खरीदते हैं, तो ऊपर क्या आएगा, शुद्ध उधार क्रय। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है औसत देनदार, तो औसत कैसा निकालना है हमको, एवरेज। हमेशा जिस भी चीज का एवरेज निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस और अपॉन में 2। क्लियर, ऐसे ही मुझे औसत लेनदार का बैलेंस निकालना है, तो ओपनिंग लेनदार मतलब प्रारंभ के लेनदार कितने हैं, अंत के लेनदार कितने हैं, क्लोजिंग, और अपॉन में 2। ये लेनदार आवर्त अनुपात हुआ। ऐसा ही आपको टर्नओवर में बोल दिया कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। यदि ये दे दिया आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए किसका टर्नओवर निकालना है हमको, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का, तो अपॉन में क्या आएगा, एवरेज। अब चूंकि कैपिटल जो है वो एवरेज में निकलती है, तो हम नीचे क्या लेंगे, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे या तो सेल्स आता है या कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंडीशन बेस्ड जो है सेल्स भी आ सकता है, और जैसी इंफॉर्मेशन दी है वैसा, मतलब विक्रय या बेचे गए माल की लागत बटे कार्यशील पूंजी। अब इसमें वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व।
ठीक है, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। तो ये कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात हो गया। ऐसे ही मैं आपको यदि आवर्त अनुपात में कोई फॉर्मूला बनाने को कह रही हूं तो आपको इसी तरीके से बनाना है। अच्छा, ये जो एवरेज डेटर्स और लेनदार आवर्त अनुपात है, इसके आधार पर एक फॉर्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है, औसत वसूली अवधि, कितने समय में हमें पैसा रिकवर होता है जो हमने उधार माल बेचा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला यदि मैं इसको अपोजिट कर दूं क्या होता है, औसत देनदार, यदि दिनों में पूछा है तो 365, मंथ में पूछा है तो 12, और अपॉन में क्या आ जाएगा, शुद्ध उधार वितरण। मतलब इसी फॉर्मूले से हमने ये वाला बना लिया। सेम ऐसे में बोलूं कि औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला बनाइए तो क्या बनाएंगे आप, इसको यहां कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, और इनटू में यदि मंथ में बोला है तो 12 का गुणा करेंगे, और यदि आपको दिनों में बोला है तो 365 का गुणा करेंगे। तो ये होता है हमारा क्रियाशीलता के आधार पर। एक चीज और है आपकी, शोधन क्षमता के आधार पर भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देती हूँ। वो जो है आपका है सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। तो ऑन द बेसिस ऑफ शोधन क्षमता, शोधन क्षमता के आधार पर भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें एक आईएमपी है ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला यहीं पे दिख रहा है, सिंपली इसका फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी, सिंपली। अब डेब्ट मतलब कौन सा, बाह्य दायित्व, बाह्य दायित्व मतलब कंपनी के बाहर के व्यक्तियों को देने वाले कौन कौन से दायित्व होते हैं, जैसे लेनदार, ऋण पत्र, ऋण, दीर्घकालीन ऋण, कर, इस टाइप से। और इक्विटी मतलब आंतरिक दायित्व। आंतरिक दायित्व में कौन से आते हैं, लायबिलिटी साइड आप याद करिए तो उसमें पूंजी रहती है, संचय रहते हैं, लाभ रहता है, तो ये सब होते हैं आंतरिक दायित्व। तो कंपनी की शोधन क्षमता, सॉल्वेंसी कैपेसिटी को जानने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे हैं, इन फॉर्मूले का यूज कर आप जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो ये जो है यहाँ पर हमारी खत्म हो रही है यूनिट 2।